या ना करे, मगर अल्लामा मुमताज साहब मुझे बहुत पसंद करते हैं। ये इनकी पसंद का ही नतीजा है कि मैं आपके सामने तसलसल के साथ कई बार से हाजिर हो रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मुझे अच्छी बात कहने और आपको अच्छी बात सुनने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहली बात मैं शुरू करता हूँ कि उलमाए दीन जो यहाँ से फारिग होते हैं मदरसों की छटाई से, इनका मनसब इतना बड़ा है कि अगर ये खुद समझ लें कि मेरा मनसब कितना बड़ा है तो फिर कभी भी दुनिया इसे झुका नहीं पाएगी, इसे ज़ेर नहीं कर पाएगी। इस रुए जमीन पर सबसे बेहतरीन गिरोह, सबसे उम्दा तरीन जमाअत व उलमा की जमात है। मैंने कल एक बहुत बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा था कि आजकल कम पढ़े लिखे पीर भी होते हैं तो उसको उनके मुरीद कुतुब बना कर पेश करते हैं। हमारे पीर साहब का क्या कहना, ये अपने इलाके के कुतुब हैं, अब्दाल हैं। तो मैं कहता हूँ हाँ ठीक है, ये चमड़ी की जबान है, जिस तरह चाहे आप इस्तेमाल कर लें। एक जाहिल आदमी को आप चाहे जामे माकुल मनकुल कह दें या किसी बेअमल को अपने वक्त का कुतुब अब्दाल कह दें, क्योंकि जबान पे कोई पहरा तो है नहीं। बंबई में अक्सर बेशतर वह लोग जो कपड़े में पाखाना करते हैं उसको उनके चंद दलाल किस्म के लोग कहते हैं कि साहब ये हमारे इस इलाके का कुतुब है। बंबई दादाओं का शहर है, बंबई बाबाओं का शहर है। अपने हिसाब से जिसको जो चाहते हैं कह देते हैं। मुबालगा आराई में लोग चूकते नहीं हैं, एग्जेजरेशन में बहुत दूर पहुंच जाते हैं। हकीकत शनासी, हकीकत बीनी कम रह गई है, बस जोश जज्बा ज्यादा रह गया है, जिसकी वजह से लोग गुलू कर जाते हैं। ठीक है, आपके पीर साहब बड़े हैं, आपने उनको बड़ा कहा, आपके शेख जी बड़े हैं, आपने उनको बड़ा कहा, लेकिन हकीकत में सबसे बड़ा सबसे अच्छा वो है जिसको दुनिया के सबसे अच्छे इंसान ने बड़ा कहा। इस रुए जमीन पर सबसे अच्छा इंसान जिसकी अच्छाई में ना कोई शक है, जिसकी अच्छाई में ना कोई डाउट है, वह एक जात तन्हा जात मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद जो सबसे बड़ी हस्ती वो है आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती है। हुजूर जो कह दें, हुजूर जो बोले, उससे बेहतर तो किसी की बात हो ही नहीं सकती। आका अलैहिस्सलाम इतने बड़े हैं जिसके बारे में आला हजरत फाजिल बरेलवी ने बहुत पहले कहा था, कोई स्कॉलर बड़ा नहीं, कोई थिंकर बड़ा नहीं, कोई फिलोसफर बड़ा नहीं, कोई अदीब बड़ा नहीं, कोई फलसफी बड़ा नहीं, बल्कि सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा। जब सबसे ऊंचे हमारे मुस्तफा है तो जब सबसे ऊंची बात मुस्तफा जाने रहमत की, मैं ये बात थोड़ी सी तफसील के साथ आप तक और पहुंचा दूं, क्योंकि आजकल अक्सर व बेशतर ये कयामत की अलामत है कि लोग अक्लमंद होते नहीं हैं मगर मसनूई तौर पर अक्लमंद बनना चाहते हैं। यही वजह है कि कदम कदम पे ठोकरें खाते हैं। सलाहियत नहीं है, 10 लोगों ने वोट दे दिया, मसनद पे बैठ गए, कुर्सी पे बैठ गए, अब झुके अचानक कुर्सी पे बैठ गए हैं, अब इल्म उसके पास नहीं है, तो इसलिए उसकी जबान हमेशा खता करती है, उसकी फिक्र खता करती है, जिसका खमियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। ये समझते हैं कि मैं अक्लमंद हूं, हकीकत में अक्लमंद वो नहीं है। अक्लमंद वो है जो कायनात की सच्चाई पे गौर फिक्र करता है। अक्लमंद वो है जिसके पास इल्म और हिकमत की दौलत होती है।
अक्लमंद वो है जिसको अल्लाह की तरफ से वाफिर मिकदार में सोचने, समझने, गौर व फिक्र करने, तफक्कुर और तदब्बुर करने की नेमत अल्लाह की तरफ से मिली हो, तो वो अक्लमंद होता है। तो मसनूई अक्लमंद बहुत होते हैं। आजकल लोग अचानक अक्लमंद बहुत बन गए हैं, बोलते कुछ हैं और दुनिया में उसकी जग हसाई होती है। अक्लमंद अगर वो मिट्टी के घर में क्यों न रहे, वो सोने के महल में रहने वाले बेवकूफ से करोड़ों गुना बेहतर होता है। अक्लमंद जिसका एक जुमला करोड़ों की जिंदगी को संवार देता है। अक्लमंद का एक जुमला करोड़ों के लिए मशअले राह साबित होता है। अक्लमंद का एक जुमला जो हिकमतों से भरा होता है, वह बेशुमार मसाइल की गुत्थियों को सुलझा देता है। आका अलैहिस्सलाम ने एक जुमला कहा है, उसको आप गौर से सुनेंगे। भले ही मेरे पास फॉर्च्यूनर गाड़ी है, मैं समझता हूं मैं बड़ा हूं, मेरे पास 2 4 10 दुकान है, मैं अपने ख्याल में बड़ा बनता हूं, मेरे पास 10-20 बीघा जमीन मैंने खरीद ली, मैं समझता हूं मुझसे बड़ा कोई नहीं है। ये आपका अपना ख्याल है, आप अपने आप को बड़ा समझते हैं। और सच्चाई यही है कि जो अपने मन में अपने आप को बड़ा समझता है, वो लोगों की निगाहों में बड़ा नहीं होता है, लोगों की निगाहों में वो हकीर और जलील होता है। जैसे एक हदीस पाक में अक्सर सुनाता हूं, जो कि क़यामत करीब आ गई है, दुनिया का अब विनाश होने वाला, अब दुनिया यौम इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने कभी कहा था कि एक जमाना ऐसा आएगा कि तुनज़ो उक़ूलो अक्सरे ज़ालिका ज़मान, उस जमाने के अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। जब अक्लें छीन ली जाएंगी तो फिर क्या होगा? या तो सिर्फ नकल रह जाएगी, या फिर हवास बाख्तगी रह जाएगी, पागलपन रह जाएगा। जैसे इस दौर में अक्सर बेशतर देखा जाता है कि एक अच्छे इंसान को लिबास कैसा पहनना चाहिए, लेकिन नहीं, उस पर नजर नहीं कि कौन सा लिबास तहजीब के मुताबिक है। एक गैर मुहज्जब लिबास उसने पहना है, एक करोड़ों की तादाद है जो उसकी नकल कर रहे हैं। शादी ब्याह इजाब और कबूल का नाम है, लेकिन लोगों ने इस इजाब और कबूल को इतना महंगा बना दिया है कि अब लगता है कि जैसे 25-30 साल की सारी कमाई का मकसद ही है कि 1 घंटे में उसको फूंक देना। कल चाहे मखरूज हो जाना, कल चाहे दूसरों के सामने दरियोजागिरी करना, कल चाहे अपना घर बार बेच करके कर्ज चुकाने के लिए शहर से बाहर हो जाना, दर बदर हो जाना, वो सब मंजूर है। लेकिन वक्ती तौर पर सामने वाले का मुकाबला करने के लिए हमें उसी तरह का हॉल चाहिए, उसी तरह का मैरिज हॉल चाहिए, उसी तरह का मॉल, उसी तरह का साफ लॉन चाहिए, उसी तरह की गाड़ियां, उसी तरह के अखराजात, उसी तरह की धूमधाम चाहिए। भले ही वो कहे कि मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूं, लेकिन एक छोटे से काम को महंगा बना देना और जिसके इतने खतरनाक असरात हों कि समाज पर अच्छाइयां दबने लगे और बुराइयां चरम सीमा पे पहुंच जाए, यानी निकाह कम होने लगे, ज़िनाकारी बढ़ने लगे, बदकारी बढ़ने लगे, ये अक्लमंदी का काम नहीं है। अक्लमंद आज से 4 साल पहले लॉकडाउन में एक अक्लमंद था जो IAS ऑफिसर, ये अचानक कोई IAS ऑफिसर नहीं बन सकता है। IAS ऑफिसर बनने के लिए 10 घंटे से लेकर 18 घंटे तक मेहनतें करनी पड़ती। IAS ऑफिसर में चोरी नहीं चलती है। ऐसा नहीं कि मैं 10 करोड़ रुपए दे दूं मेरा बच्चा DM बन जाए। चोरी छुपे कहीं 1% पैरवी चलती होगी, लेकिन नहीं चल सकती है, चूंकि वहां पे नाम नहीं लिखा रहता है कि साहब, चूंकि सारी बातें साफ शफाफियत के साथ सारा एग्जाम होता है सबके सामने, वो सारी बातें खुल के आ जाती हैं, वहां चोरी नहीं चलती। इसलिए मिनिस्टर का बच्चा चपरासी भी नहीं बन पाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के एक देहात का बच्चा जिसके पास रहने का घर नहीं हो, ये IAS कंप्लीट कर जाता है। और अक्सर बेशतर IAS कंप्लीट करने वाले बच्चे वो मिडिल क्लास की फैमिली के लोग आते हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं,
सारी दुनिया से तवज्जो हटाकर उस पे फोकस करते हैं और मेहनत करते हैं, हर एतबार से परिपूर्ण फुलफिलमेंट वाली सारी आयतें उसकी होती हैं, तब जाकर आईएएस ऑफिसर बनता है। यानी लिटरेचर पे भी उसकी नजर हो, मैथमेटिक्स पे भी उसकी नजर हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पे भी नजर हो, जनरल नॉलेज जीके पर भी उसकी नजर हो, जनरल साइंस पे उसकी नजर हो, हिस्ट्री पे नजर हो, ज्योग्राफी पे नजर हो, तब जाके, क्योंकि कहीं से भी कोई भी सवाल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पीटी में हो सकता है, मेंस में हो सकता है। अगर बोलने की सलाहियत नहीं है तो फिर आप ओरल और वाइवा में आप छड़ जाएंगे। आप राइटिंग पावर अच्छी है, आप मेंस निकाल लिया है, मुख्तसर वक्त में ढेर सारे सवालात का जवाब देने की सलाहियत आपके पास मौजूद है, तभी आप आईएएस निकाल पाएंगे। चूंकि वहां सिर्फ आपकी जहानत और आपकी काबिलियत का टेस्ट होता है, ये बच्चा एक डिस्ट्रिक्ट को चला सकता है या नहीं। इसलिए 2 घंटे के टाइम में 4 घंटे के सवाल का जवाब लिखना है, ताकि वो राइटिंग पावर की स्पीड देखना पड़ता है। अब इतनी मेहनतें हासिल करके एक बच्चा मेंस निकालता है, तब आगे जाके जब ओरल और वाइवा की बारी आती है, उसमें उसकी कुव्वते गुफ्तार को देखा जाता है। ये बंदा बोलने का स्टाइल इसके पास कैसा है, ये कम्युनिकेशन कैसा कर पाएगा, लोगों से बातें कैसा कर पाएगा, जामे और माकूल बात बोलने की सलाहियत है या नहीं है। इसी तरह के क्वेश्चंस वाइवा में पूछा जाता है। बच्चा पास किया, बस आईएएस ऑफिसर बना, एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक। हमारे पंडित जी उत्तर प्रदेश के आज वजीर आला है, कल उत्तर प्रदेश की पब्लिक उसको वोट नहीं देगी, वो कुर्सी से उतरेंगे, फिर या तो गोरखपुर के मठ में चले जाएं या उनको जहां का रास्ता चुनना है चले जाएं। क्योंकि पब्लिक इलेक्शन, पब्लिक वोट देती है तो फिर एक बंदा मंत्री बनता है, चीफ प्रधानमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट का डीएम, वो रिटायरमेंट तक डीएम रहेगा, डिस्ट्रिक्ट का मालिक रहेगा। गोरखपुर का डिस्ट्रिक्ट है, गोरखपुर का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, यहां से उनको ट्रांसफर हो जाएगा, वो चले जाएंगे मऊ, वहां से ट्रांसफर होगा चले जाएंगे आजमगढ़, वहां से ट्रांसफर होगा चले जाएंगे मेरठ, वहां से ट्रांसफर होगा चले जाएंगे साहब तिरुवनंतपुरम। लेकिन रिटायरमेंट तक एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक वो रहेंगे। इसलिए इस एतबार से एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक प्रधानमंत्री से ज्यादा काबिल होता है और एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक मुख्यमंत्री से ज्यादा काबिल होता है। क्योंकि जहां डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, प्रजातंत्र है, एक जाहिल आदमी को सारे लोग मिलके वोट देते हैं तो मुख्यमंत्री बन जाएगा, जिसको बोलना ना आता हो, लिखना ना आता हो। लेकिन एक जाहिल आदमी डीएम नहीं बन सकता, जिसको बोलना ना आता हो, पढ़ना ना आता हो। तो मैंने आपको एक तफसील बता दी कि कितना बड़ा पढ़ा लिखा आईएएस ऑफिसर होता है। मेरे घोसी का एक गुटखा खोर चपरासी, वो अपनी शादी में 10 करोड़ खर्च करता है। साहब मेरठ का एक मुस्लिम फैमिली का आदमी, वो शादी की महफिल में 50 करोड़ रुपए खर्च किया, सारा हिंदुस्तान तमाशा देखा। चाहे कल जमीन बिके, वो सड़क पे आ जाए, चाहे सारा समाज उसको नकार दे, 3 महीने के बाद शादी उसकी टूट जाए, तलाक में बदल जाए, कल वो घर में बैठ के रोएगा, कोई आंसू पोंछने के लिए नहीं होगा। मगर वक्ती तौर पर धमाल मचना चाहिए, वक्ती तौर पर जोश, वक्ती तौर पर रंगो रोगन, वक्ती तौर पर वाह साहब क्या आपने लान बुक किया है, क्या आपने खाना खिलाया है, क्या आपने सजावट की है, क्या आपने डेकोरेशन किया है। बस इतना ही सुनने के लिए वो अपनी कीमती जिंदगी को दांव पे लगा देता है। चूंकि अक्लें छीन ली गई है, यही वजह है कि लोग अक्ल से पैदल होकर काम कर रहे। जो एक आसान काम, जिसको हुजूर ने इतना आसान बनाया था कि निकाह के लिए न कपड़ा जरूरी है, निकाह के लिए न खाना जरूरी है, निकाह के लिए न बर्तन जरूरी है, निकाह के लिए न लान जरूरी है, निकाह के लिए न वक्त का तय्युन जरूरी है। रात में रिश्ता तय हो जाए, 2 गवाह रहें, इजाब कबूल हो जाए। रात में, दिन में, सुबह में, शाम में, पुराने कपड़े में, एक पैसा किसी के पास न हो, सिर्फ वादा कर ले कि मैं 50 दिरहम के बदले में इसको अपने निकाह में लेता हूं। वादा करे, देना उस टाइम में जरूरी नहीं है, ये इकरार कर ले कि मैं इतने दिरहम के बदले में मैं